गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी सामाजिक अध्ययन है ना, और चैप्टर चल रहा है हमारा 9। देखिए इस चैप्टर में हम द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में तक पढ़ चुके थे। हम पढ़े थे आगली फ्रांसीसी संघर्ष, जिसमें हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, आज हम वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध था वो हमारा कब हुआ था? 1758 से लेके 63 तक। ठीक है, 1756 ईस्वी में यूरोप में जब सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। देखिए ये 7 वर्षों का है, नहीं ये अलग है, ये वाला जो युद्ध है वो अलग है। ये हमारे कितने ईयर्स का है जल्दी बताइए? 5 का। ठीक है, ये कितने का है? 5 का हुआ। तब भारत में भी ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी कंपनी परस्पर विरोधी बन गई। 1757 ईस्वी में इन कंपनियों के बीच छोटे पैमाने पर युद्ध हुए। प्रारंभ में फ्रांसीसी सफल रहे लेकिन अंततः असफल हो गए। ब्रिटिशों ने मद्रास, मसूलीपट्टनम तथा हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी निश्चित रूप से पराजित हुए। 1763 ईस्वी में यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी पूर्णतः स्थापित कर दिए गए। फिर भी उन्हें ब्रिटिशों द्वारा मात्र व्यापार करने के लिए कुछ स्थान दे दिए गए, जैसे पांडुचेरी और चंद्रनगर। ठीक है, इसमें हमें बताया गया है कि जब फ्रांसीसी और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था तो फ्रांसीसी हार चुके थे, तो उन्हें हारने के बाद भी कुछ एरिया दिए गए, स्थान दिए गए व्यापार के लिए, जैसे पांडुचेरी और चंद्रनगर। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ब्रिटिशों की असफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। इस तथ्य के बावजूद कि फ्रांसीसी कंपनी में बहुत से कुशल अधिकारी थे, ये बहुत से कारणों से पराजित हुए। इनका सबसे मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश कंपनी अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी को अपने सभी निर्णयों के लिए फ्रांसीसी सरकार से आदेश प्राप्त करने होते थे। इस समय फ्रांस अमेरिका में अपना साम्राज्य स्थापित करने पर अत्यधिक ध्यान दे रहा था, इसलिए भारत पर उसने कम ध्यान दिया। बंगाल को जीतने के बाद ब्रिटिश इतने साधन संपन्न हो गए थे कि फ्रांसीसियों का उनसे कोई मुकाबला नहीं रह गया था। यानी पहले भारत पे फ्रांसीसियों ने कब्जा किया व्यापार के सहारे, और अब कौन आ चुके थे? अंग्रेज यानी ब्रिटिश आ चुके थे, जिन्होंने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारत में अपना स्वामित्व स्थापित किया। ब्रिटिशों की जल सेना सर्वोत्तम थी, जबकि फ्रांस की जल सेना कंपनी का समर्थन नहीं करती थी। अन्य महत्वपूर्ण कारण यह था कि फ्रांसीसी व्यापार में ज्यादा राजनीति में रुचि ले रहे थे, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। इन युद्धों में ब्रिटिशों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीयों को सेना में नियुक्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी पाया कि भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है और उनका दृष्टिकोण संकीर्ण है। देखिए यहाँ पर जो भारतीय लोग हैं, यहाँ पे उनके बारे में छोटी सी चीज लिखी गई है कि ब्रिटिशों को क्या लगा कि जो भारतीय होते हैं उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती है। आप ध्यान से देखिएगा, ये लाइन यही डिनोट कर रही है कि जो ब्रिटिश थे उनका कहना था कि भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, जिनकी प्रकृति क्षेत्रीय है। इस तरह उन्होंने भारतीयों को सेना में नियुक्त करना प्रारंभ किया तथा संपूर्ण भारत को अधिनिष्ठ करने का स्वप्न देखे। देखिए पहले जो अंग्रेज आए थे उन्होंने सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, और फ्रांसीसी को हरा कर वो व्यापार के लिए अपना स्वामित्व जमा चुके थे। लेकिन बाद में उन्हें क्या लगा, जो भारतीय लोग हैं उनमें राष्ट्रीयता नहीं है, और उन्होंने पूरे भारत पर अपना स्वामित्व जमाने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। फिर आता है क्षेत्र प्राप्ति के लिए ब्रिटिशों के संघर्ष। अभी तक हम कर्नाटक के युद्ध पढ़े थे, जिसमें फ्रांस का और ब्रिटिशों का संघर्ष था। अब पढ़ते हैं क्षेत्र प्राप्ति के लिए। जब दक्षिण में कर्नाटक के युद्ध लड़े जा रहे थे, ब्रिटिशों की लालसापूर्ण दृष्टि बंगाल पर थी, क्योंकि वह यह सपना उपजाऊ भूमि थी। वे पहले से ही बंगाल में मुगल सम्राट फारूक सियाज के आदेश से करमुक्त व्यापार कर रहे थे, किंतु बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला उनके इस करमुक्त व्यापार के विरुद्ध था।
इसी समय ब्रिटिशों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर किलेबंदी की, उसके चारों ओर गड्ढे खुदवाए जिसमें सिराजुद्दौला को और उत्तेजित किया। अतः उसने कोलकाता पर नियंत्रण के लिए सेना भेजी। यह समाचार को सुनकर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिशों की सेना मद्रास भेजी गई। क्लाइव ने कलकत्ता पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। नवाब व ब्रिटिश संधि करने के लिए सहमत हो गए, क्योंकि नवाब को डर था कि अहमद शाह अब्दाली बंगाल पर आक्रमण कर सकता है तथा ब्रिटिशों को डर था कि नवाब फ्रांसीसी के साथ संधि कर सकते हैं। हालांकि इससे ब्रिटिशों को लाभ मिलता, क्योंकि उन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी व सिक्के की ढलाई के अधिकार प्राप्त कर लिए तथा उन्हें उनके नुकसान का खजाना भी दिया गया। अभी भी ब्रिटिश संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे सिराजुद्दौला के स्थान पर अपने अनुकूल नवाब चाहते थे। अतः उन्होंने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त नवाब हिंदुओं के प्रति कुछ भेदभावपूर्ण था, इसलिए हिंदू अलग अलग हो गए तथा ब्रिटिशों का पक्ष लेने लगे। बंगाल का सबसे धनी बेकर जगत सेठ, धनी व्यापारी अमीरचंद, कलकत्ता का प्रभारी मणिक चंद आदि इसमें प्रमुख थे। इसके साथ ही नवाब से बहुत से मुस्लिम पदाधिकारी भी रुष्ट थे, जिसे मीर जाफर, मीर बख्शी तथा सेना के एक बड़े भाग का कमांडर खादिर खान। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो सिराजुद्दौला था उसको भी गद्दी पे से हटाने के लिए इन्होंने डिवाइड रूल का प्रयोग किया। तो जो हिंदू थे, जो उनसे खुश नहीं थे, वो जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी साइड कर लिए, और जो कुछ उन्हीं की सेना में से अधिकारी थे वो भी उसके खिलाफ हो गए, जिस वजह से कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्लासी का युद्ध। ठीक है, चलिए प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिशों ने सिराजुद्दौला के समक्ष बहुत सी अनुचित मांग रखी थी, जिन्हें मानने से सिराजुद्दौला ने इनकार कर दिया। इस पर 1757 ईस्वी में क्लाइव पालसी यानी प्लासी की ओर रवाना हुआ। नवाब ने भी अपनी सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध 23 जून को हुआ, लेकिन यह नाम मात्र का युद्ध था, क्योंकि नवाब की सेना का एक विशाल भाग मीर जाफर तथा राय दुर्लभ के हाथ में था, जिसकी युद्ध में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ब्रिटिशों ने मात्र 29 सैनिक खोए, जबकि नवाब के 500 सैनिक मारे गए। नवाब भाग गया, किंतु मुर्शिदाबाद में पकड़ा गया तथा मीर जाफर के पुत्र द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। देखिए, अब सिराजुद्दौला को खत्म कर मारकर किसको नया नवाब बनाया गया? मीर जाफर को। सैन्य रूप से इस युद्ध को कोई महत्व नहीं था, किंतु इसने भारत का भाग्य बदल दिया। मीर जाफर ब्रिटिशों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया। उन्हें व्यापार में भारी छूट तथा अन्य उपहार देने पड़े। इसके अलावा उसे ब्रिटिशों को नवाब पद पर बने रहने के लिए मुआवजा भी देना पड़ा। ब्रिटिशों ने बंगाल के संसाधनों का उपयोग करके फायदे के लिए किया, जिसने उनका आर्थिक व सैन्य बल काफी हद तक सुदृढ़ कर दिया। इसने विशाल सेना के रखरखाव में भी ब्रिटिशों की मदद की, जो आने वाले समय में ब्रिटिशों के लिए मददगार सिद्ध हुई। युद्ध का तात्पर्य भारतीयों के लिए अनकहा आर्थिक कष्ट था तथा ब्रिटिशों द्वारा किए गए आर्थिक शोषण ने भारत को, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है जो नहीं आ रहा है, कंगाल। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? कंगाल देश। के क्रम में खड़ा कर दिया। प्लासी के युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ था, अतः ब्रिटिश स्वयं को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए एक और युद्ध लड़ना चाहते थे। देखिए, जब कोई चीज अधूरी रह जाती है, यानी प्लासी के युद्ध में क्या हुआ? उनका स्वामित्व तो हुआ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ। अपना स्वामित्व पूरी तरीके से करने के लिए जो ब्रिटिश थे, उन्होंने दोबारा से युद्ध करने का सोचा। यद्यपि मीर जाफर नवाब था, फिर भी वास्तविक शक्तियां ब्रिटिशों के हाथ में थी। उनके व्यापार में छूट तथा अन्य अधिकार ऊंचे थे, जिसे पूरा करना मीर जाफर के लिए असंभव था। कृषकों को अपने उत्पाद ब्रिटिशों को अधिक दाम में बेचने पर मजबूर किया गया। खजाना खाली हो चुका था। मीर जाफर ने ब्रिटिश का विरोध करने की कोशिश की, अतः उसे हटाकर उन्होंने उसके स्थान पर मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया गया।
देखिए अब हुआ क्या, पहले सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला जब युद्ध में मारा गया मीर जाफर के पुत्र द्वारा, तो मीर जाफर को नवाब बनाकर गद्दी पे बिठाया गया। लेकिन जब मीर जाफर गद्दी पे जब बैठा, लेकिन पूरा जो अधिकार था वो ब्रिटिशों का था, और जब पूरा उन्होंने उस चीज का बेनिफिट ले लिया, लाभ ले लिया, तो मीर जाफर को भी गद्दी पे से उठाकर किसको गद्दी पे बिठाया, मीर कासिम को। अब पढ़ते हैं हम मीर कासिम के बारे में। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, उसे नवाब तो बना दिया गया, किंतु उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी ना थी। उसे वर्धमान, मिर्जापुर एवं चितगांव तथा अमूल्य उपहार ब्रिटिशों ने को देने पड़े। मीर कासिम ने अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, उसने शासन की ओर ध्यान दिया तथा अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए। उसने विद्रोही पदाधिकारियों को नियंत्रित किया तथा महल व दरबार के खर्चों को भी कम किया। यहाँ तक कि उसने अपने सैनिकों को यूरोपीय रूप में प्रशिक्षित करने का प्रयास किया तथा उन्हें फायरलॉक व बंदूकें भी उपलब्ध कराई। उसने विभिन्न पदों पर कुशल अधिकारियों की नियुक्ति की तथा असंतुष्ट अधिकारियों का विश्वास भी जीता। ब्रिटिश कर मुक्त व्यापार करते थे, जबकि भारतीय भारी करों का भुगतान करते थे। इसलिए मीर कासिम ने भारतीयों के कर कम किए तथा भारतीय व्यापारों को ब्रिटिशों के समान बनाया, जिसने कंपनी क्रोधित हो गई तथा 1763 ईस्वी में जून में से सितंबर के मध्य छोटे पैमाने की कुछ युद्ध श्रृंखलाएं के द्वारा मीर कासिम को पराजित कर दिया। इसने 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध की नींव रखी। देखिए अभी हमने कौन सा युद्ध पढ़ा था, प्लासी का युद्ध, अब आया है बक्सर का युद्ध, जो किसे मीर कासिम के उसमें होगा। पराजित होने के पश्चात मीर कासिम अवध भाग गया तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास शरण ली। उसी समय अवध के नवाब के पास एक दूसरा शरणार्थी भी था, जो कोई और नहीं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिशों के विरुद्ध एक आक्रामक योजना बनाई। सिराजुद्दौला अन्य मूल शासकों का समर्थन नहीं प्राप्त कर सका, बल्कि उसने उन शासकों को भी अपराशन कर दिया जो उसकी सहायता कर सकते थे। शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिशों के यहाँ पे देखिए क्या लिखा, ब्रिटिशों के साथ गुप्त समझौता कर लिया। दूसरी तरफ से ब्रिटिशों ने बहुत से अवध के पदाधिकारियों को अपनी ओर कर लिया। सिराजुद्दौला बिहार के क्षेत्र में घुस गया, किंतु पटना के निकट ब्रिटिश सेना ने उसे पराजय मिली, अतः वह बक्सर चला गया। बक्सर का अंतिम युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में हुआ, जहां वह पूरी तरह पराजित हो गया। सिराजुद्दौला ने मल्हार, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मल्हार राव होकर से मदद मांगी, किंतु ये दोनों सेनाएं 3 मई 1765 ईस्वी को पराजित हो गई। देखिए यहाँ पे 3 लोगों ने मिलकर आक्रमण किया था, किसने, मीर कासिम ने, सिराजुद्दौला ने और एक शाह आलम द्वितीय। लेकिन वो तभी पराजित हो गए ब्रिटिश की सेना से, क्योंकि इस समय ब्रिटिश की जो सेना थी वो अत्यधिक मजबूत थी। ये तीनों एक बार फिर एक साथ मिले, किंतु मीर कासिम अंतिम युद्ध में पहले भाग गया तथा उसके बारे में दोबारा कुछ भी नहीं सुना गया। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने अंतिम युद्ध से पूर्व ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब आता है परिणाम, बक्सर के युद्ध का परिणाम। चलिए पढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध का अंतिम परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश उत्तर भारत में भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन गए। वे बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के स्वामी बन गए। प्लासी का युद्ध उनके द्वारा षड्यंत्रों के माध्यम से जीता गया था, किंतु बक्सर का युद्ध कुशल सैन्य शक्ति के द्वारा जीता गया था। ब्रिटिश सेना में मात्र 8,000 सैनिक थे, जबकि अवध व मुगल सेनाएं लगभग देखिए 40,000 और 60,000 के मध्य थी। तब भी जो ब्रिटिश सरकार थी वो जीत गई। अब अवध व बंगाल पूर्णतः आश्रित राज्य बन गए। मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया, किंतु उसे उसकी सेना से अलग कर दिया गया। इस प्रकार वह पूर्णतः ब्रिटिशों पर आश्रित हो गया। सिराजुद्दौला भी पूर्ण अवध का नवाब बना, लेकिन उसकी शक्तियां भी प्रतिबंधित कर दी गई। अब बंगाल, बिहार तथा अवध का आर्थिक, व्यापारिक तथा सैन्य नियंत्रण ब्रिटिश करने लगे। मुगल शासक को उत्तरी सिरकात दक्कन में ब्रिटिशों को देना पड़ा, जिसने उनकी स्थिति को और मजबूत बना दिया। अब आता है रॉबर्ट क्लाइव।
भारत में ब्रिटिशों की विजय का श्रेय काफी हद तक रॉबर्ट क्लाइव को दिया जा सकता है। वह एक चतुर गवर्नर था। बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिशों को उस स्थिति तक पहुंचा दिया था जहां वे उत्तरी भारत के एक विशाल हिस्से के स्वामी बन गए थे, लेकिन क्लाइव ने यह निश्चित किया कि वह एक ऐसी व्यवस्था करेगा जिसके मदद से वह बिना किसी जिम्मेदारी के आर्थिक लाभ पा सके। उसका प्राथमिक उद्देश्य बंगाल बिहार तथा उड़ीसा पर अपने संपूर्ण नियंत्रण को सुरक्षित करना था तथा सीमाओं की रक्षा करना था। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने जो अंग्रेज थे उनके स्वामित्व के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आता है दोहरी शासन प्रणाली जो ब्रिटिशों के द्वारा अपनाई गई थी। जो समझौता ब्रिटिशों ने बंगाल के नवाब के साथ किया था उसे दोहरी शासन प्रणाली कहते हैं। क्या थी दोहरी शासन प्रणाली? कि स्वामित्व तो अंग्रेजों का था, अधिकार में अंग्रेजों का था, लेकिन जो नवाब बनाया वो उसी को ही बना दिया। तो ये क्या कहलाती है? हमारी दोहरी शासन प्रणाली। इस समझौते के द्वारा मुगलों ने ब्रिटिशों के हाथ में बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार आ गया, किंतु निजामत का अधिकार कानून व्यवस्था बनाए रखना, आपराधिक न्याय का प्रशासन तथा सीमाओं की रक्षा नवाबों के हाथ में रखी, जिसके लिए ब्रिटिश उन्हें कुछ धन का भुगतान करते थे जो इस सब कार्यों के लिए पूर्ण नहीं था। यह प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव की चतुरता को दर्शाती है, जो लाभ को चाहता था किंतु जिम्मेदारी नहीं। इस व्यवस्था ने 3 राज्यों में अराजकता फैला दी। इस स्थिति तब अत्यधिक दयनीय हो गई जब बंगाल में अकाल पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इस अकाल में राज्य की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग प्रभावित हुआ। ब्रिटिशों को इस अकाल पीड़ितों की सहायता में कोई रुचि नहीं ली और नवाब के पास सहायता करने का कोई साधन नहीं था। यह दोहरी शासन प्रणाली 1772 ईस्वी में समाप्त हुई जब वॉरेन हॉस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना और बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा नियंत्रण हो गया। कोलकाता को बंगाल की राजधानी बनाया गया, जो बाद में ब्रिटिश भारत की भी राजधानी बना। आपको पता होगा कि दिल्ली से पहले हमारे जो भारत की राजधानी थी वो क्या थी? तो कोलकाता ही थी। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो आपकी जो बुक एक्सरसाइज है वो आपको व्हाट्सएप द्वारा नोट्स इसके भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।